सचिन and अलका शर्मा। ओके, थैंक यू। सो सभी लोगों को नमस्कार वंस अगेन, और सभी लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, तो एक बार फिर से ले लीजिए। मेरा नाम सचिन है और वाइफ अलका, और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो पहले भी किया। हम लोग आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड किया एंड एक साल में जॉब से फ्री हो गए थे हम दोनों, और तब से बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कहना बड़ा सिंपल है कि जॉब के साथ पार्ट टाइम में शुरू किया और एक साल में फ्री हो गए, राइट। ऑफ कोर्स हमने शुरू के 2 महीने 3 महीने खूब हिट एंड ट्रायल्स करके देखे थे। रादर 2-3 महीने तो हम चार्ज भी नहीं हुए थे, उसके बाद के 2-3 महीने हिट एंड ट्रायल्स करके देखे थे हम लोगों ने। और जब हम हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट थैंक गॉड कि यहाँ पर एक पूरी टीम है। जैसे आज आप पूरी टीम से सीख पा रहे हैं, सक्सेसफुल लोग ही सिखा रहे होते हैं कि क्या और कैसे करना है, और वो अपना अनुभव ही आपको दे रहे होते हैं, ठीक, कोई फेक टीचिंग्स नहीं होती हैं। सो हम लोगों ने बस सीखना शुरू किया, सबमिट कर गए, एंड दैट वाज द पावर ऑफ सबमिशन, कि हम लोग सबमिट करते चले गए और सीखते चले गए और अप्लाई करते चले गए, तो वो रिजल्ट हमारे पास आता चला गया। उस वक्त हमने कोई बहुत ज्यादा इवेंट बट नहीं रखा। हाँ, शुरू के 4-5 महीने बहुत क्वेश्चंस रहते थे, बहुत इवेंट बट्स रहते थे, ठीक ना। कोई कहता था किताब पढ़ो, तो किताब नहीं खरीदते थे, सीडी सुनो, कैसेट्स होती थी, नहीं सुन रहे थे, मीटिंग जाओ, नहीं जा रहे थे। बट इतना कॉमन सेंस था कि जब रिजल्ट्स अपनी तरह के नहीं आए, अच्छे नहीं आए, तो हमने कहा या तो बिजनेस छोड़ना एक ऑप्शन है या सीख लेना एक ऑप्शन है। सो वी चोज कि हमें सीखना है, एंड दैट्स व्हाई वो सीख कर अप्लाई किया और रिजल्ट्स आते चले गए। तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, या जो भी सुन रहा है इस मीटिंग को, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप रियली विलिंग है सीखने के लिए और काम करने के लिए, तो आपकी सफलता निश्चित होने वाली है, राइट। सो मैं चाहूंगा अलका पहले थोड़ा सा बात करें आपसे, एंड कुछ पॉइंट्स खास आज बात करने वाले हैं हम लोग, राइट। ओवर टू अलका, थैंक यू। तो थैंक यू सचिन। तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अलका है। फिर से दोबारा से सभी को नमस्कार। और जैसे अभी बात कर रहे थे कि इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आज एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्साइटेड है बिजनेस के लिए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बिजनेस को। और जैसे भी सचिन बात कर रहे थे कि वो कहते हैं ना कि हर सफर में जरूरी नहीं है कि हर लाइट आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, है ना। कहीं रेड लाइट भी होंगी, कहीं येलो लाइट भी होंगी, कहीं ग्रीन लाइट भी होंगी, क्योंकि सफर का तो मतलब यही है, जर्नी का तो मतलब ही यही है ना। तो उन सब चीजों को एंजॉय करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप लोगों को एक होप दे सकते हैं, एक विजन दे सकते हैं कि इस बिजनेस के थ्रू ये सारी चीजें ली जा सकती हैं जो आपने प्लान में देखी हैं, राइट। लेगेसी बिल्ड की जा सकती है, अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम ली जा सकती है, और फॉरेन ट्रिप्स ऑफ कोर्स, जैसे अभी बहुत सारे लीडर्स को आपने सुना यहाँ पर, हम इन सारे लीडर्स के साथ बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हैं जो एंजॉय कर चुके हैं। सो मैं ये कहती हूँ कि जो चीजें आपने बिजनेस प्लान के अंदर देखी थी वो सब पॉसिबल है, राइट। आज लाखों कपल है जो इस तरह की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। और आज लाखों कपल ऑल ओवर वर्ल्ड है जिसमें कि हर तरह का प्रोफाइल इस बिजनेस के अंदर है, राइट। सो पहली बार जब मैंने बिजनेस प्लान देखा था मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतना, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग क्या होती है, 1 से 2 साल, यहाँ प्लान में हमने बात की कि 1 से 2 साल 2-3 घंटे काम करके हम ऐसी इनकम बना सकते हैं जो सारी जिंदगी आ सकती है, राइट। हमारी प्रोग्रामिंग ये होती है कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, 2 घंटे रोज 30 दिन जो है काम करो, पूरे साल दर साल करते रहो, और हर दिन काम करो, फिर आपके पास एक सैलरी आती है, हर 30 तारीख के बाद आपके पास एक सैलरी आती है। यही प्रोग्रामिंग होती है कि मेहनत करते हैं पैसा आता है। यहाँ बात हुई कि आप एक बार मेहनत करोगे पैसा पीछा कर सकता है। शुरू में हमने एक सेमिनार देखा जिसमें ये बात हो रही थी कि हम सारी जिंदगी जिस पैसे के पीछे भागते हैं, 2 से 5 साल मेहनत करके वो पैसा हमारा पीछा कर सकता है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, राइट। सो यहाँ पर ये सारी चीजें प्रूवन है। हमने इस बिजनेस के थ्रू अगर बात करें तो इस तरह के लोग, सब तरह के लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जो आज अपने चार्टर्ड प्लेन से इस बिजनेस के थ्रू एंजॉय कर रहे हैं, राइट। वी सॉ द पीपल जिन्होंने बहुत बढ़िया घर बनाए हैं, 5 स्टार लग्जरीज वाले घर हैं, उनके बड़े घर हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 12 15 घर हैं। तो लाइफस्टाइल की कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप बना सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना बड़ा सोचते हो, आपका ड्रीम कितना बड़ा है, राइट। अगर हम अपनी बात करें तो मैं अगर बात करूं कि मैंने
अपनी लाइफ में जो भी चीजें बढ़िया बढ़िया देखी है वो सब बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ही देखी। पहली बार अगर प्लेन में बैठे, किसी बिजनेस के थ्रू बैठे, 5 स्टार होटल में गए, वहां रहे, एंजॉय किया, पहली बार इस बिजनेस के थ्रू गए, राइट। उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स लिए तो इस बिजनेस के थ्रू लिए। तो हमारी लाइफ के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, राइट। ये विजन है हमारे पास कि इस बिजनेस के थ्रू बड़े से बड़े ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं, राइट। तो अब टाइम आ गया है, नया साल है, आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करिए, उस पर टिके रहिए, ड्रीम्स को पकड़ के रखिए, तो डेफिनेटली ये ड्रीम पूरे होने वाले हैं, राइट। आगे सचिन आ रहे हैं बात करने के लिए, मैं इनवाइट करूंगी आप सब लोगों के ग्रेट लीडर सचिन जी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका, थैंक्स अ लॉट। एंड वंस अगेन थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ खास पॉइंट्स की बातें भी आज करने वाले हैं। सो वेल, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस में आए तो कुछ एफर्ट्स तो करने पड़े, राइट। इस बिजनेस में हर तरह का इंसान, किसी भी बैकग्राउंड का, किसी भी प्रोफाइल का व्यक्ति, हर तरह का इंसान एमराल्ड और डायमंड हो सकता है और हो चुका है। बट समझने की बात क्या है कि हर तरह से इंसान नहीं जा सकता है एमराल्ड और डायमंड। उसका तौर तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसका तरीका तो सीखना ही पड़ेगा, और उसको दिलो जान से जीना भी पड़ेगा उस तरीके को। किसी भी काम में सफलता आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर कर रही है पूरी तरह से। ये बिजनेस की खास चीज क्या है, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, ये दूसरों पर निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है ना। आपकी तनख्वाह आप डिसाइड करोगे, दूसरे लोग नहीं, राइट। और आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, आप उसके हिसाब से उसको जी सकते हो, राइट। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तरीका है बिजनेस को बिल्ड करने का, उसको दिलो जान से अपनाना होगा, कम से कम 2 साल 3 साल, अनटिल अनलेस आप उस सक्सेस को पाना ले। तो कुछ खास चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक बड़ा विजन लेना होता है। विजन का मतलब क्या है, आप अपनी सफलता, किस तरह की सफलता को पाने जा रहे हैं, किन चीजों की आपको लगता है कि जरूरत है आपकी जिंदगी में, जो अभी गोपी जी ने बात की है ड्रीम्स के बारे में, ठीक। सो उन ड्रीम्स का होना एक इंपॉर्टेंट चीज है। बट उन सपनों से जब आप रास्ते को और अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, उस कनेक्शन का बिल्ड होना, वो आपको विजन देता है आपकी सफलता का। बिजनेस लोगों को कितना बड़ा सफल बना देता है, वो आपको भरोसा देता है। तो जब आप सीरीज सुनते हैं, जब आप बहुत सारे लोगों की सफलता देखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की सफलता को देखते हैं, तो आपका एक विजन बड़ा होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जब बिजनेस में आप आए हैं या किसी को लाए हैं, तो हमेशा अपनी टीम के कनेक्शन में लेकर आइए, ठीक। थोड़ा सा पीछे के टाइम में जाएं तो क्या था कि किसी को भी आप स्पॉन्सर करके क्या करते थे, किसी ओपन मीटिंग में लेके जाते थे, वहां लीडर से मिलवाते थे। वहां भी जो लोग ओपन मीटिंग में ले जाके और चुपचाप लेकर आ जाते थे ना, और मिलवाते नहीं लोगों से, तो उन लोगों का विजन ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो एक माहौल, एक ओरा को देख लेते, राइट। और उस काम को आपको रिपीटेडली करना होता था। मीटिंग में लेकर जा रहे हैं, सेमिनार्स में लेकर जा रहे हैं, उस ओरा में उनको बिठा रहे हैं, तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती थी दिमाग में उस सफलता की, लोगों की स्टोरीज वो सुन पा रहे होते थे। वही चीज आज भी सही है। जब आप कुछ स्ट्रीमिंग, कुछ सीडीज को उनको प्रमोट करते हैं, वो रिपीटेडली उनको सुन रहे होते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके अपलाइन लीडर्स हैं, या आप हैं जिन्होंने मीटिंग, सेमिनार्स और लोगों की सफलता को खूब देखा है, जिसको भरोसा है, जिसको ये पता है कि ये बिजनेस किस तरह के रिवार्ड्स दे देता है, जब आप उन्हीं लोगों से मिलवाते हैं तो वो भरोसा ट्रांसफर होता है, राइट। तो बिजनेस क्या दे सकता है, उसका विजन ट्रांसफर होना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। कितने लोग यहाँ पर दिल से ये भरोसा कर पाते हैं कि इस बिजनेस के जरिए उनके पास लाखों रुपए की इनकम आने लगेगी। हमें शुरू में नहीं हो रहा था, जब प्लान देखा तो बात समझ अच्छा तो लग रहा था, लग तो रहा था कि आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन दिल को भरोसा नहीं होता था। देन व्हाट, फिर हम लोगों ने अपने आसपास कुछ लोगों को ग्रो होते देखा, और देखा कि उनकी कुछ इनकम्स बढ़ रही हैं। बिजनेस हमसे नहीं हो पा रहा था, हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे, बट कुछ लोगों के लेवल्स बदलते हुए दिखने लगे थे, और उन लोगों को बातें करते भी सुन पाते थे। तो जब बात कर रहे होते थे कि किसी को प्लान दिखाया, उसका क्या क्वेश्चन आया, क्या आंसर कर दिया, तो हमें लग रहा था ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अपने से नहीं हो रहा का मतलब ये नहीं है कि ये होता ही नहीं है, ये हो रहा है। देन हिम्मत करके जब सेमिनार्स में चले गए, मीटिंग्स में चले गए,
और एक के बाद एक लोगों की सफलता से कनेक्ट हो गए और उसको देखते गए, सुनते चले गए, और ये पता चला कि दुनिया में किस किस तरह की सफलता लिए बैठे हैं, किस किस तरह के लोग। एक भरोसा तो बहुत पक्का हो गया था, बिजनेस चलता है, और बिजनेस में बहुत ही बड़े और विविध तरह के अवार्ड्स, रिवार्ड्स, नॉट अवार्ड्स, हर तरह के रिवार्ड्स लोग जी रहे हैं। जितना हम सोच पाते थे उससे ज्यादा रिवार्ड्स की बात कोई करता हुआ नेक्स्ट मीटिंग में आ जाता था, नेक्स्ट सीडी में सुनाई दे रहा होता था, राइट। तो ये तो भरोसा हो गया था कि बिजनेस कितने ही लोगों को लगातार सफल बनाता चला गया है, तो सफलता तो बड़ी है, छोटी नहीं है। ठीक, लोगों को जब हाई प्रोफाइल लोगों को हमने सुना कि वो अपनी जॉब से फ्री हो गए, अपने कामों से फ्री हो गए, तो एक भरोसा हो गया कि इससे ज्यादा इनकम्स लेकर फ्री होंगे अगर चॉइस से हुए हैं तो अपनी भी आ जाएगी। बट अपनी आ जाएगी का भरोसा किस चीज से बनता था? अपने आसपास के माहौल में किसी की सफलता होते हुए देखकर, खुद एक्शन करने से आने वाले रिजल्ट्स को देखकर, राइट। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर तरह का माहौल इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी के भी विजन को आप बड़ा बनाते जाइए और टीम के कनेक्शन में लगातार रखते जाइए। आज की डेट में खासतौर से डिजिटल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल पर आप वो ओरा तो नहीं दिखा पाएंगे, आप सीडीज तो सुना देंगे, विजुअल दिखा देंगे, पर वो देखे हुए विजुअल से उसके आसपास का ओरा वो नहीं समझ पाता। लेकिन आपके अपलाइन से जब मिलता है, टीम से मिलता है, लीडर्स जिनके पास विजन है, एनर्जी है, वो जब बात करते हैं तो वो भरोसा ट्रांसफर होता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक कनेक्ट बन पाना। क्या खुद आप अपनी बड़ी सफलता का, लोग कहते हैं जी मैं बहुत टाइम हो गया जुड़ा हुआ हूं, काम किए जा रहा हूं, नहीं हो रहा। जस्ट एनालाइज वन थिंग, जिस सफलता को आप पाना चाह रहे हो उस पर भरोसा कर पा रहे हो कि इस बिजनेस से मिल पाएगी, राइट। डू यू बिलीव कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके साथ आते चले जाएंगे? कभी आपने क्रिएट की है वो पिक्चर कि मेरे सिल्वर होने पर मेरी टीम कितनी बड़ी होगी? क्या दिमाग में वो सोचा है आपने? नहीं सर, पहले 9% तो कर लें फिर सोचेंगे। स्टार्ट क्रिएटिंग द पिक्चर ऑफ योर सिल्वर प्लैटिनम मेंबरशिप, कि कैसी टीम होगी, किस तरह के लोग होंगे। देखो बहुत सारे लीडर्स की तरफ और देखो कि क्या इस तरह के लीडर्स को मैं होल्ड कर सकता हूं, तो आप उन जरूरी चेंजेस को लेकर आएंगे जो चाहिए। ठीक है ना? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो तरह से आप खेल सकते हैं। लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट की, फुटबॉल की, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स में थे तो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स बहुत अच्छी होती थी, ऑलरेडी थी, नेचुरल स्किल्स बहुत थी। पर जब वो प्रैक्टिस करते थे तो जो एंड्योरेंस बिल्ड करना होता था, ठीक है ना, जो जज्बा बनना होता था जीतने का, वो प्रैक्टिस के टाइम में मजे मजे में प्रैक्टिस करते थे। और जब हम फाइनल मैच खेलने के लिए चलते थे, किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए चलते थे, तो वो सीरियस होते थे उसको जीतने के लिए, राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस मजे मजे में कर रहे हो तो सीरियसली आप मैच को जीत नहीं पाएंगे, आपकी हार निश्चित है ऑलमोस्ट, जब तक कि आपके सामने वो टीम ना आ जाए जो आपसे भी ज्यादा मजे में प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है ना, या ऊपर वाले की विशेष कृपा उस दिन आप पर ना हो, तो आपकी हार निश्चित है, राइट। तो आप भगवान भरोसे ही जा रहे हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस जीत को दिमाग में रखकर की है, आपने प्रैक्टिस में हर शॉट ये सोचकर मारा है कि ये बाउंड्री की तरफ जाता है या नहीं, ये सही था या गलत था, इसको और सही कैसे कर सकता था मैं, ठीक है ना। हर बार जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे थे पर आपके दिमाग में वो पूरा ग्राउंड था और आप ये देख रहे थे कि ये डायरेक्शन सही गई या गलत गई, और आप हर बार अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे, तो फिर आप वो फाइनल मैचेस मजे मजे में जीत जाओगे। वही चीज जब आप सिखाने के लिए सीखोगे ना, ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था, राइट। राकेश जी के इंस्टीट्यूट पर जब हम जॉब करते थे तो एक बार सिचुएशन ऐसी बनी कि सिखाना था C++ एक लैंग्वेज थी। ऑफ कोर्स हम पढ़ रहे थे, ए लेवल जो है हमारा कंप्यूटर्स का था, उसके अंदर वो होता था, लेकिन उसको उतना स्टडी नहीं किया था। बट जब सिखाने की बात आई तो मैं एवरीडे उसको पढ़ता था और अगले दिन वो प्रोग्राम्स उनको खुद चेक किए बिना भी वो प्रोग्राम्स उनको पढ़ा देता था, और इससे पहले कि वो मुझसे क्वेश्चंस पूछे वो प्रोग्राम्स में चेक कर चुका होता था। एंड इट टुक वेरी लेस टाइम, उस लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने में मुझे सबसे कम टाइम लगा, क्योंकि मैं हर रोज सिखाने के लिए सीख रहा था।
एंड मुझे वहां से ये सीखने को, जब भी आप सिखाने के लिए सीखने बैठोगे आप सीखोगे बहुत जल्दी, राइट? तो वही हमने यहाँ किया। जब मीटिंग्स में गए, सेमिनार में गए, हमेशा डायरी पेन ओपन था, हमेशा दिमाग ओपन था, और हम ये सोच रहे थे कि कल किसी को क्या और कैसे बताना है। हर वो चुटकुला नोट कर रहे थे जो स्पीकर ने बोला, हर वो स्टोरी नोट कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद तो हमारा कंफ्यूजन ये हो गया था कि एक दिन एक प्लान के अंदर कौन सा चुटकुला छोड़ना है, कौन सी स्टोरी छोड़नी है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कौन सी सुनानी है, प्रॉब्लम ये थी कि छोड़ी कौन सी जाए, क्योंकि इतने तरह के एग्जाम्पल थे और हर एग्जाम्पल किसी ना किसी को रिलेट कर जाता था, राइट? तो प्लान ही कई घंटे का हो जाता था क्योंकि सारी स्टोरी सुनानी पड़ती थी। बाद में समझ में आया कि बाकी स्टोरी फॉलो अप में सुना लेना, प्लान में छोटी कर दो। बट द एम वाज कि हमें रिजल्ट चाहिए था, सो इट वाज रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग और एक्शन। तो जब भी आप कोई एक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कर रहे होगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस चीज पर आप लगातार फोकस करेंगे वो आपको मिलेगा, ये नियम है। आज नहीं मिलेगा, कल मिलने लगेगा। आज कम मिल रहा होगा, कल बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, एबंडेंस में आपके पास आने वाला है। तो परसिस्टेंट रहने की जरूरत है, कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। जब आप लगातार चल रहे हैं और लगन के साथ चल रहे हैं, परसिस्टेंस का मतलब क्या है? आप अडिग हैं। सिचुएशन ऊपर गई तो आप एक्साइटेड हैं, सिचुएशन नीचे गई तो आप जाकर छुप गए रजाई के अंदर कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपका भरोसा कमजोर है, आप अडिग नहीं है। 4 लोगों ने आपको कहानी सुना दी तो कल से डर लग रहा है प्लान दिखाने में, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि छोड़ो अभी रहने दो, कोई चलता दिखेगा तब काम करना शुरू करेंगे। सब पहले ना माहौल बहुत गर्म था तो काम करने में मजा आता था। तो माहौल कुछ लोगों ने डिसाइड करके तो गर्म किया था। नाउ यू बिकम दैट फेलो जिसकी वजह से माहौल गर्म हो जाए, राइट? या आप दूसरों की गर्मी का ही इंतजार करने में बिजी हैं अभी। तो अगर ये माहौल गर्म ही नहीं हुआ तो आपकी तो जिंदगी गई, अगला जन्म लेंगे क्या बिजनेस करने की? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट्स यू जो चेंज कर सकता है। किसी को डिसीजन लेना होता है उस चीज का। तो वही चीज हम शुरू में भी देखते थे। भरोसों की बात अगर मैं करूं और कुछ पॉइंट्स फटाफट डिस्कस करूंगा, एंड शुरू में जब ये बिजनेस आया तो यहाँ कोई लीगल फ्रेमवर्क था ही नहीं एमवे बिजनेस को लेकर, राइट? ये इंडस्ट्री ग्रो होने लगी थी विदाउट एनी लीगल फ्रेमवर्क। बट क्योंकि ये एक लीगल इंडस्ट्री थी तो उसको ग्रो होना था। पर उसके साथ साथ बहुत सारे मशरूम्स भी ग्रो होते हैं, बरसाती मशरूम्स। आई मीन बहुत सारी फ्लाई बाय नाइट जो है वो कंपनीज आती हैं जिनका काम होता है आपकी पॉकेट खाली करना। बल्कि मैं कहूं तो ये उल्टा था। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स पहले से थे मार्केट में और उनके खिलाफ कोई लॉ एक्चुअली काम नहीं कर रहा था। और ये जब इंडस्ट्री आई तो उनको और जोश मिल गया और जोर मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स इसके जैसे बना लिए, राइट? ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे जैसे कैंसर को रोकना थोड़ा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उसके सेल आप ही के सेल्स में से निकले होते हैं और आपके डिफेंस सिस्टम को उसको समझना मुश्किल होता है कि ये सही सेल है कि खराब सेल। बट खराब तो खराब ही होता है ना, वो ओवर ग्रोथ दिखा रहा होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और वो अल्टीमेटली कहाँ लेकर जाता है? डेथ की तरफ। तो उसको रोकना जरूरी होता है। तो आप वो फूड, वो सप्लीमेंट्स, उन नियमों को फॉलो करते हो जिससे उस तरह के सेल्स डेवलप ही ना हो। तो इंडियन मार्केट को भी हमेशा से उस चीज की जरूरत थी। और होता क्या है कि ये जगता कब है हमारा लॉ सिस्टम? जब कोई उंगली उठाता है सही चीज के ऊपर। और दुनिया में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब जब एमवे किसी देश में आया है तो वहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम करने लगी। इंडिया में भी वही हुआ। 98 में एमवे आया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बूम होने लगा। जो सही लीगल कंपनीज थी वो यहाँ पर आकर ऑपरेट करने लगी और इनएथिकल कंपनीज भी ग्रो करने लगी उस मार्केट का फायदा उठाते हुए, मशरूम्स की तरह से, या मैं कहूंगा कि पैरासाइट्स की तरह से, राइट? तो यहाँ पर आईडीएससी की फॉर्मेशन हो गई, इंडियन डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन की, जिसके अंदर कुछ फिक्स और क्लियर कट नॉर्म्स थे। क्योंकि आईडीएससी को ये पता था कि पूरी दुनिया में लीगल ऑपरेटर्स किस ढंग से काम करते हैं। वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सब्सिडरी है, यानी उसका पार्ट है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में वही कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं जो ग्लोबली लॉ के हिसाब से काम करती हैं, लीगल वर्क करती हैं, राइट? तो यहाँ पर आईडीएसए भी फॉर्म हुआ और एमबे उसको हेड करता है हमेशा से। ओके, एंड व्हाट हैपेंड?
वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मार्केट चलता रहा और हम ये डिफरेंशिएट कर पाते थे कि सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि आईडीएसए में जो नॉर्म्स बताए गए थे उन नॉर्म्स से हमें ये क्लियर था कि पिरामिडिकल कैश फ्लो स्कीम्स किसे कहते हैं और ट्रू नेटवर्क बिजनेस किसे कहते हैं, राइट। और हम तब भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करते थे। देन वही पॉइंट्स इंक्लूड हो गए गाइडलाइंस के अंदर 2016, क्योंकि 2006 में इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि ये सही है कि गलत है, और वहां पर एक डिफरेंशिएशन लॉ के अंदर स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने लॉ ने ये समझना शुरू किया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही प्लेयर सही बिजनेस किसे कहते हैं, और 2016 में हमें गाइडलाइंस मिल गई। और गाइडलाइंस मिलने का मतलब क्या था, मार्केट क्लीन होने लगा, ठीक ना। ये ज्यादा अच्छे ढंग से पहचान में आने लगा कि कौन गलत तरह से काम कर रहा है, राइट। उसको लॉ में कन्वर्ट करना, क्योंकि गाइडलाइंस तो एडवाइजरी होती हैं, तो उसका भी फायदा कोई गलत कहीं ना कहीं उठा रहा होता है। तो उसका बहुत बड़ा फायदा हमें कब मिल गया, 28 दिसंबर 2021, क्योंकि वो लॉ फॉर्म हो गया, राइट। अभी होता क्या है, ये तो हम 20 साल से हमेशा देखते आ रहे हैं। कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ लोगों को मीडिया में क्या छापना होता है, गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं किसी ऐसी न्यूज को छापने की जिससे उनका फटाफट कुछ न्यूज बिक जाए, ठीक। तो जो चीज सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, उसके ऊपर उंगली उठाने से सबसे जल्दी न्यूज बिकेगी। तो दे ऑलवेज वेट। मुझे लगता है पिछले 10 साल से तो इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसको हम ट्विस्ट कर सकें। तो वही इस बार भी हुआ कि जब वो लॉ आया और नोटिफिकेशन आया और उसको पब्लिश किया गया, तो उसका इंटरप्रिटेशन ट्विस्ट करके कुछ न्यूज़पेपर्स ने लिख दिया। बट बहुत सारे जो अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने, या न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने उसको सही ढंग से ही इंटरप्रेट किया है, ठीक। मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत लोगों को है, वैसे पिछले 4-5 दिन में हो चुका होगा ज्यादातर कंफ्यूजन दूर आपको, राइट। एंड दैट वाज व्हाट एक्चुअल न्यूज क्या थी कि नोटिफिकेशन हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है ना। किसी भी इंडस्ट्री को, जैसे मान लो ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए लॉ बनेंगे तो इंडस्ट्री के रूल सेट हो जाते हैं। तो दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके अंदर पैरामेडिकल स्कीम्स को बैन करना लिखा हुआ है, ठीक। सो द न्यूज वाज, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज पढ़ेंगे, कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के अंदर, सीपीए 2021 दिसंबर में पैरामेडिकल स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन को डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को रन करना बैन किया जाता है। जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, क्योंकि ये जितना भी पैरामेडिकल स्कीम चलाने वाले ऑपरेटर होते हैं वो अपने आप को डायरेक्ट सेलर शो करते हैं। पहले तो ये क्लियर कट कैश फ्लो होता था, मैं पिरामिड और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा। तो पहले तो ये क्लियर कट कैश फ्लो होता था, फिर उन्होंने जब देखा कि क्लियर कट कैश फ्लो तो गाइडलाइंस में कैच हो जाता है, तो उन्होंने उसको ट्विस्ट किया, मतलब उन्होंने उसमें प्रोडक्ट्स डालकर उस कैश फ्लो को चलाना शुरू किया, मनी सर्कुलेशन शुरू किया। तो एक्चुअली मनी सर्कुलेशन को, इलीगल मनी सर्कुलेशन को बैन किया जाता है। इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास एक्ट था 1978, पॉन्जी स्कीम्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट जो है, उसमें उसको इजीली बैन किया जा सकता था। बट क्योंकि उसको पहचानना मुश्किल होता है, जब स्ट्रक्चर उस तरह का बना दिया जाता है, उसमें प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है लेकिन प्राइस हाई करके डाल दिया, अल्टीमेटली कैश फ्लो चल रहा है, ठीक है ना। तो पिरामिड को लेकर भी डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ी। तो इस एक्ट के अंदर पिरामिड की डेफिनेशन क्लियर है और वो पिरामिडिकल स्कीम्स को बैन करता है। और ज्यादातर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्या था, बैनिंग एक्ट के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को पिरामिडिकल स्कीम और मनी सर्कुलेशन चलाना बैन किया जाता है, ठीक। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो की रोल प्लेयर्स हैं वो कंपनीज हैं, टपरवेयर, एमवे एंड सो ऑन, जो भी नाम लिखे। तो जिन्होंने न्यूज बेचनी थी उन्होंने पहले ही दिन क्या किया, इसको पैराग्राफ को उल्टा किया, एमवे, टपरवेयर एंड सो को पिरामिडिकल स्कीम चलाना बैन किया जाता है, राइट।
ये ऐसा है कि जिंजर टी नाम का एक रेस्टोरेंट जो चाय बेचता था वो 24 घंटे खुलता था। तो व्यापारी एसोसिएशन ने ये बोला कि 10 बजे के बाद मार्केट बंद रखा जाएगा, तो जिंजर टी स्टॉल भी बंद रखा जाएगा। तो अगले दिन न्यूज थी कि जिंजर टी का अब आगे से जिंजर नहीं डलेगा क्योंकि बंदर खा जाएगा 10 बजे के बाद। नो, इट इज दैट टाइप ऑफ ट्विस्ट। कुछ लोग तो बाद में सोचते रहे कि मैंने क्या कहा। तो बंद रखा जाएगा को आप बंदर खा जाएगा भी कह सकते हैं, और वही कहा गया। ओके, इट इज लाइक रोको मत जाने दो, ठीक है ना, या रोको मत जाने दो। ठीक, तो थोड़ा सा ही ट्विस्ट होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। थैंक यू सर। सो तो न्यूज तो है रोको मत जाने दो, चलने दो, तो उसको छापा गया रोको मत जाने दो, राइट। तो दिस इज द कंफ्यूजन। तो अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे, उसमें पैरामेडिकल स्कीम की क्लियर कट डेफिनेशन है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और थोड़ा डिफरेंस भी बता देता हूं। और मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं पिरामिड्स को दोबारा से 15 साल बाद दोबारा से समझाऊंगा, उस वक्त जब वो एक्चुअली जा रहे हैं। ओके, सो पिरामिडिकल स्कीम्स में उन्होंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या डायरेक्ट सेलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी इस तरह का अरेंजमेंट नहीं तैयार कर सकता जिसके अंदर एक लेयर या मल्टी लेयर, मतलब मल्टी लेयर अरेंजमेंट, जिसके अंदर एनरोलिंग या एनरोल किए हुए व्यक्ति के एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एनरोलिंग, ठीक है ना, एनरोलिंग या एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एनरोलिंग की वजह से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है, पिरामिड हम किसे कहते हैं, क्यों उसको बैन किया जाता है, 2 मिनट में बात समझ सकते हैं। पिरामिड का मतलब क्या है, एक लोगों का अरेंजमेंट। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के सेंस में बोलें तो पिरामिड हम किसको डिफाइन करते हैं, लोगों का अरेंजमेंट, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें एनरोल करने की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। तो एक्ट ऑफ एनरोलमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ मनी सर्कुलेशन, जहां आपने किसी से पैसा लिया और उस पैसे को बांट दिया। तो ज्वाइनिंग करने पर, अगर ज्वाइन करवा देने से कोई बेनिफिट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है ना, तो वो इलीगल हो गया, क्योंकि सिर्फ ले आने की वजह से आपको पैसा मिल गया है, किसी को पैसा बांट दिया गया। तो पिरामिड्स वही करते हैं, आप 2-2 या 3-3 लोगों को स्पॉन्सर करो और उनसे फीस लीजिए। फीस किसी भी सेंस में लेते हैं, डायरेक्ट कैश नहीं लेंगे तो किसी और सेंस में लेंगे, राइट। कंपल्शन ऑफ प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट्स को परचेज करने का कंपल्शन हो जाएगा कि आपको इतना सामान लेके ही शुरुआत करनी होगी और आपको उतना पैसा मिल जाएगा अगर आप 3 और लोगों को ले आओगे, राइट। और वो जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट वैल्यू नहीं होगी, प्रोडक्ट वैल्यू से कम दुगना या तिगुना उसकी प्राइस रख दी जाएगी, जो कि मार्केट से खुद भी बनाया नहीं, कहीं से खरीद लिया गया और अपना ठप्पा लगाकर उसकी प्राइसेस बढ़ा के डबल कर दिए गए, ट्रिपल कर दिए गए, ठीक। वैल्यू फॉर मनी नहीं रही। तो अभी एक्ट में क्या कहा उन्होंने, हर स्टेट को एक बॉडी, मॉनिटरिंग बॉडी बनानी होगी और हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू, प्राइस, सब कुछ उसको क्लियर करके रखना हो। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू पर भी खेल जाते थे वो भी नहीं खेल सकते, राइट, ये बिल्कुल क्लियर है। तो कोई एंटिटी अगर प्रोडक्ट जो है कम वैल्यू का दे रही है लेकिन उसकी प्राइसेस डबल कर दे रही है तो वो नहीं चलेगी। अभी लोग कह रहे हैं ना एमवे का प्रोडक्ट महंगा है, महंगा नहीं है, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर कट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी है, वो सभी एजेंसीज जानती हैं जिन्होंने उसको वेरीफाई किया। ये आज वेरीफाई नहीं हुआ, 2006 से इंडिया में वो बार बार वेरीफाई करते आ रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, जितना पैसा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू, और उन्होंने हमेशा उसकी हाई वैल्यू पाई है दिए हुए पैसे के अगेंस्ट में, कम वैल्यू नहीं पाई है, राइट। तो यहाँ पर वो मॉनिटरिंग भी होगी उस चीज को लेकर। तो मॉनिटरिंग होते ही इस तरह की स्कीम्स भी गई जो प्रोडक्ट दिखाकर ज्यादा पैसा लेती थी, और उसमें कंपल्शन था, रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बार आपको प्रोडक्ट देकर उसका पैसा बांट दिया तो फिर वापस आपको पैसा कहां से देंगे,
उन्होंने तो कैश फ्लो करना था, कैश फ्लोट कर दिया, कैश वापस कैसे लेंगे आपसे, ठीक। तो वहां पर रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। तो यहां पर एक्ट में ये क्लियर है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, अगर आप प्रोडक्ट दोगे उसमें वैल्यू होगी और प्रोडक्ट की रिफंड गारंटी होगी। तो पिरामिड का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या होता है, जो उसकी लोएस्ट लेयर होती है वो लूज करती है। वाई? जिसको भी आपने लास्ट एनरोल करवाया उसको वैल्यू नहीं मिली, उसने पैसा दिया है पर उसको उस पैसे के बदले में उसकी वैल्यू नहीं मिली, ठीक है ना। और प्रोडक्ट भी इसी तरह के रख दिए जाते थे, कहीं कपड़ा बेच रहे हैं, कहीं घड़ी बेच दी, कहीं कुछ बेच दिया, राइट। कंज्यूमर गुड्स रखे तो उसकी एक्चुअल जो उसकी क्वालिटी है बहुत कम है, प्राइसिंग डबल ट्रिपल रख दी गई, और उसमें क्या हुआ, जिसने लास्ट में पैसा दिया उसका पैसा फ्लोट हो गया, ऊपर वालों ने कमा लिया, और ये एक लूजर है। बट जब आप एमबीए बिजनेस में किसी को स्पॉन्सर करते हो, क्या एनरोलमेंट का कोई पैसा लेते हैं? नहीं। आईडीएसए में वो पहले ही अलाउड नहीं था, एक्ट के द्वारा वो वैसे ही बैन हो चुका है, आप फीस ले ही नहीं सकते। तो 2006 ऑनवर्ड कोई कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट वो ज्वाइनिंग फीस कभी ले ही नहीं रही है, अगर वो लीगल कंपनीज है और आईडीएसए में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। आईडीएसए कोई गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई बॉडी नहीं है, बट वो डायरेक्ट सेलर्स की एसोसिएशन है, और वो उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हैं जिससे लॉ ऑफ द लैंड बचा रहे, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहे। तो हमेशा हम ये पूछते आए हैं कि कोई भी कंपनी जिसका नाम आप बता रहे हो आईडीएसए में रजिस्टर्ड है या नहीं, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट के थ्रू कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर वो एक्चुअली एथिकल बिजनेस करना चाह रही है तो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर करवाएगी ही करवाएगी, उसके नॉर्म्स को फॉलो करेगी ही करेगी। उन नॉर्म्स के फॉलो होने का मतलब ही है कि वो पिरामिडिकल स्कीम नहीं चला रहे हैं, राइट। और जो उसमें नहीं होते हैं तो आप डाउट 100% कर सकते हो कि वो पिरामिडिकल स्कीम ही चलाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। तो इट वाज ए सिंपल क्वेश्चन कि आईडीएसए में हो कि नहीं हो, नहीं हो तो हमने मान लिया कि आप इस लायक ही नहीं हो, राइट। तो अभी तो वो क्वेश्चन भी नहीं रह जाएगा, जो भी नॉर्म सेट किए थे वही लॉ बन गए। मैं बहुत क्विकली आपको बता सकता हूं क्या था, राइट। कोई भी आय उत्पाद और सेवाओं के टर्नओवर, राइट। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के टर्नओवर से ही पैसा आएगा, ये आईडीएसए के नॉर्म्स में था शुरू से ही, और वही आज लॉ है जो उसमें लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क्स होते हैं वो प्रोडक्ट के सेल से, प्रोडक्ट और सर्विस के सेल से बनने वाले टर्नओवर से जेन्युइन प्रॉफिट बांट रहे होते हैं, एंड दैट इज अ जेन्युइन मनी, राइट। उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है प्राइसिंग उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉमिनल प्राइसेस होने चाहिए, राइट। वो नॉर्म्स में था, वो आज एक्ट बन गया है। उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये मैं बहुत पुराना डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ जो मेरे पास है पिछले कम से कम 15 साल से, राइट। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी सिरों की गिनती पर पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, कि लोग आ गए इसलिए पैसा मिल गया, लोगों के आने से पैसा नहीं आएगा। लोगों के आने पर जब आप उन्हें सिखाते हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, तो उससे आपको पैसा मिलता है, उसके टर्नओवर से पैसा मिलता है, और उसकी रिफंड गारंटीज होती हैं, इसलिए आप किसी को फंसा नहीं सकते। एंड जो लास्ट में आ रहा है वो लूजर नहीं है, उसने पहले भी पैसे देके सामान खरीदे थे और यूज किए थे, वो आज भी पैसे देकर सामान खरीद रहा है और उससे बढ़िया वैल्यू ले रहा है और यूज कर रहा है और गारंटी भी लेकर रखता है। सो इट इज मोर सेटिस्फाइंग देन ट्रेडिशनल मार्केट, ओके। इसके अलावा, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट के सर्विस और टर्नओवर से पैसा बनता है, तो जो आया हुआ नेटवर्क है वो आपको रिपीटेड टर्नओवर और रिपीटेड पैसा दे सकता है। बट पिरामिड स्कीम के अंदर नई ज्वाइनिंग लाके ही पैसा कमा सकते हो आप, क्योंकि जब तक नीचे वाली लेयर का पैसा आएगा नहीं तो ऊपर बटेगा कैसे, क्योंकि कोई भी जेन्युइन टर्नओवर किसी जेन्युइन प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्ट्स हैं भी तो क्वालिटी नहीं है, एक्चुअली उनका टर्नओवर हो नहीं रहा होता, मेजर मनी तो कैश का फ्लो हो रहा होता है, ठीक। बट किसी भी नेटवर्क के अंदर क्या होगा, प्योरली प्रोडक्ट के टर्नओवर और सर्विस से पैसा आएगा, उसके एक्सपेंशन से पैसा आएगा। एक्सपेंशन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिरामिड स्कीम में हमेशा एक फनल बनेगी जिसके अंदर दो 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 या तीन 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 फिक्स होगा, अदरवाइज उस पैसे का फनल की तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। बट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने का मौका देता है कि आपकी कैपेसिटी, आपका दम,
आपने 4 ग्रुप्स टीम्स बनाई, किसी ने 2 ही बनाई, बट उसने 6 बना दी या 10 बना दी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आज आपने 3 टीम्स पे काम किया, कल 3 और कर दी, परसों 6 और टीम्स बढ़ा ली। ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। तो जिसके अच्छे एक्सपेंशन है, जिसकी अच्छी टीम होल्डिंग कैपेसिटीज हैं, उनका पैसा और लेवल अच्छा हो जाता है। तो बाद में आने वाला व्यक्ति भी अच्छा पैसा, अच्छा लेवल होल्ड कर सकता है पहले आने वाले व्यक्ति से, जो कि एक फनल में पॉसिबल नहीं है, पिरामिड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा उसी इक्वेशन के हिसाब से ही बटेगा, राइट? उसमें एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पर टर्नओवर के एक्सपेंशन और टर्नओवर दोनों की चीजों के एक कंपोजिशन के हिसाब से वो पैसा जनरेट होता है और आपकी लेवल्स बनते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसको हम समझ सकते हैं, और वही चीज डिफाइन की गई है अलग अलग क्लॉज के हिसाब से, अगर आप उसे पढ़ेंगे। और बाकी सब कुछ क्या है, वो डायरेक्ट सेलर्स को और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को मार्केट को क्लियर रखने के लिए बताई गई रेस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉर्म्स उस पूरे एक्ट के अंदर, जो कि एमवे तो मैं देख रहा था हमेशा से फॉलो करता आ रहा था, ठीक है ना। हमें लगता था इन्होंने ये चेंज क्यों किया, आज एक्ट पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया, ये तो पहले से ही तैयार थे। तो वी आर लकी एनफ कि हम ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो अपना विजन 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल आगे तक का रखती है, और इसीलिए जीतना निश्चित है। एंड एक चीज और खास है, दुनिया में किसी भी कंट्री में जब पिरामिड के अगेंस्ट में क्लियर कट लॉ आ जाता है, तो डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रू इंडस्ट्री है वो बूम करती है। अगले 5-6 साल में 5 गुना 10 गुना जाना निश्चित है। आप तैयार हैं क्या? आपने अपनी बेल्ट कसी है क्या? आपने इस साल का प्लान बना लिया है क्या? आप एथेंस जाने को तैयार हैं? ठीक, अगर एथेंस का ट्रिप आप तैयार होने को जाने को तैयार हैं, तो इसी साल आप किसी भी लेवल पे हैं तो आप एटलीस्ट सिल्वर, प्लेटिनम या इससे ऊपर के लेवल्स पर आ जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर एथेंस का ट्रिप क्वालिफाई कर रहे होंगे। इंडस्ट्री फेवर कर रही है आपको, लॉ फेवर कर रहा है, टीम फेवर कर रही है, हर चीज फेवर कर रही है, आने वाले प्रोडक्ट्स फेवर कर रहे हैं। इट्स अपॉन अस कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, राइट? और एथेंस जाने का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, आपके पीछे पैसा दौड़ रहा होगा, आपका फ्यूचर, आपकी जिंदगी दौड़ रही होगी। सो टेक राइट डिसीजन, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू होस्ट, थैंक यू। वाह, जबरदस्त तालियां सचिन जी के लिए। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो बहुत कुछ बढ़िया क्लियर किया सर। और आई थिंक जो पहले नहीं पता था उन चीजों को भी आपने बताया आज। और इसके साथ ही हम, चूंकि समय हो गया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम सब एक बार बहुत जबरदस्त तालियों से एक बार हम अपने डायमंड का एक फाइनल और इम्पैक्टफुल मैसेज लेने। सो प्लीज वेलकम डायमंड डायरेक्ट मिस्टर रामराकेश प्रियंका शर्मा फॉर ए इम्पैक्टफुल मैसेज। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। अभी सचिन जी ने बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन दी है। इससे पहले भी ये पावर पैक सेशन था, तो मुझे लगता था कि काम हो चुका है। पर एक चीज मैं आपको बोलूंगा सचिन जी की बात को एक्सटेंड करते हुए कि दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज आज का जो वक्त है वो ऐसा वक्त है जिसमें ग्रोथ निश्चित है। हम थोड़ा सा बात करेंगे 5-1 मिनट के लिए, हम 5 to 10 मिनट्स की बात करेंगे मैक्सिमम, शॉर्ट में ही बात करेंगे कि व्हाई दिस ग्रोथ इज बाउंड टू कम, क्यों ये ग्रोथ आनी ही आनी है। प्रियंका आप कुछ बात करो। सो मैं जस्ट ये बोलूंगी कि अभी जैसे बहुत जबरदस्त सेशन रहा, एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, कि अगर हम जो सुनते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो सक्सेस श्योर शॉट है। और एज अ टीम, मतलब एज अ टीम हम लोग तैयार हैं। सो अगर आप तैयार हैं तो मिलकर इस नए साल को धमाकेदार बनाने वाले हम सभी लोग। ऑल द बेस्ट। ओके, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं CERB। तो CERB जो है उसने अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, और वो रिपोर्ट्स बड़ी लाजवाब हैं। अगर आप उनको सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ तो आने वाली है। 2022 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट होगा, मतलब पूरी दुनिया का जो व्यापार होगा, वो $100 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। दैट मीन्स कि ये सारी सिचुएशन के बावजूद भी बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है, मतलब मार्केट में बहुत सारा पैसा घूमने वाला है, रोटेट होने वाला है। और CEBR के हिसाब से 2022 में जो इंडिया है वो दोबारा से फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब इंडिया
एक्चुअली बीच में छठी अर्थव्यवस्था था, फिर कुछ टाइम के लिए स्लिप हुआ, लेकिन अब दोबारा से वो 6th आप सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा फ्रांस को पीछे छोड़कर। और उसी CEBR के हिसाब से 2023 में ब्रिटेन को 5वें स्थान से हटाकर खुद आ जाएगा। दैट मीन्स कि 2023 तक ये भविष्यवाणियां हो रही हैं कि 2023 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि हम प्राउड कर सकते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। क्योंकि हमें ध्यान होगा जो पुराने टाइम में ऐसा होता था, बड़ा कंट्रीज में बाहर जाने का ट्रेंड होता था कि कनाडा चले गए, है ना, US चले गए, एंड लोग बोलते थे स्विट्जरलैंड चले गए। मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं, तो उससे आपको पता लगेगा कि आज जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहां कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमीज देखोगे देन यू विल कम टू नो। अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है US, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज, और सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, एंड थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान, और फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, और हमने फिफ्थ की बात की UK, एंड सिक्स्थ है इंडिया। राइट नाउ इंडिया सिक्स्थ, जो हम बात कर रहे थे इस रिपोर्ट के हिसाब से, छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और आपको पता है जिन कंट्रीज की हम बात करते हैं, कनाडा इज 9th बिगेस्ट इकोनॉमी, मतलब कनाडा हमसे बहुत पीछे हो गया है, 9th बिगेस्ट इकोनॉमी। एक जमाने में साउथ कोरिया का बड़ा नाम था, वो भी 10th बिगेस्ट इकोनॉमी है। एक जमाने में हम लोग रशिया से हेल्प लिया करते थे, ध्यान है आपको, रशिया से सब कुछ लिया करते थे। रशिया आज दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हेलो, रशिया एक तरह से अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है टॉप 10 इकोनॉमीज में आने के लिए, और इंडिया ऑलरेडी छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट सोच के देखिए कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमी में हैं। क्योंकि जब हम जिस देश में होते हैं ना, उस देश में आपस में जितने पॉलिटिकल वो चल रहे होते हैं, बहस और सारी चीजें, तो हमें पता नहीं लगता कि हम कहां पर हैं। बट इंडिया ऑलरेडी 6th आ चुका है, रशिया 11th इकोनॉमी है। ब्राजील के बारे में बहुत बात होती थी, वो 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलिया लोग जाने के लिए बड़ा सोचते थे, आज 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप सोच के देखिए, कुछ समय बाद इंडिया का रुतबा, इंडिया का जो स्थान है, वो और ज्यादा खिसक कर वो छठी की जगह वो 5वीं इकोनॉमी भी आ जाएगा, वो चौथी इकोनॉमी भी बन जाएगा। आज जिन कंट्रीज के बारे में लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे, वो इंडिया से कितना पीछे आ चुके हैं। आपको पता है 2031 के अंदर ये है कि चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी कौन होगा? इंडिया। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू ऑल द इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, जो कंट्रीज जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं उसके हिसाब से, और वो बहुत सारी वजह से पब्लिश होती हैं। मैंने देखा था, इनफैक्ट कोई बीट नहीं कर सकता, और ये फैक्ट है। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी 2031 तक अगर ये होने वाला है, तो आप सोच के देखिए क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हो जाएगा। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है दोस्तों, जिस हिंदुस्तान के अंदर कभी हम बैंकॉक से आते थे तो देखते थे कि फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं। आज ये एक अलग बदलता हुआ हिंदुस्तान है। और अगर ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है, तो एमवे के साथ क्या होने वाला है? अगर हम इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी सोचें, तो फिक्की और KPMG की रिपोर्ट्स देखें, तो क्या होने और क्या वाला, आप सोच के देखिए। अभी रेगुलेशन आ गया है, इसका इफेक्ट देखिएगा आप, ये कुकुर मुत्ते छट जाएंगे। अभी जो सचिन जी बता रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें मॉनिटरिंग अथॉरिटीज बन जाएंगी, और हमको सबको उसमें एनरोल करना पड़ेगा। तो पहली बात जो एनरोल नहीं है, वो तो पहली बार हो जाएगा। यानी कि आप समझ के देखिए, जितने दिन चोरी कर ली, लेकिन जिस दिन किस्मत खराब होगी वो पकड़े जाएंगे। तो अब एक्चुअली जो प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअली लेजिटिमेट काम करते थे, जो सही काम करते थे, उनका वक्त आने वाला है। सो बी श्योर एंड बी रेडी कि अब जो है ना, नाउ आपके काम के आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। और अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, तो मेरे ख्याल से एमवे तो ग्रो करना ही करना है। देयर इज वन मोर रीजन फॉर दैट। वो रीजन है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन ये कि अभी जो आजकल के हालात हैं, उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज है इन्फ्लेशन का। अगर हम यूएस का इन्फ्लेशन देखें, तो इट्स ऑलमोस्ट ग्रोइंग टू 6.8%। इंडिया का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन है, इसका मतलब जानते हैं ना, मतलब महंगाई की दर।
और महंगाई की दर अगर बढ़ती है तो नेचुरली लोगों को अपनी सैलरी कम लगने लगती है, और अगर सैलरी कम लगने लगती है तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम लोगों तक पहुंचें और उनको बताएं कि अगर एक जॉब की इनकम काफी नहीं है तो हमारे पास है सोल्यूशन। आप मुझे बताइए, अगर हम लोगों के पास पहुंचेंगे तो ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिकॉज लोगों को तो ऑलरेडी जरूरत है। आप देखिएगा आज का सिनेरियो क्या होने वाला है। जो सबसे बड़ा डर लोगों को है, इकोनॉमिस्ट की जो सबसे बड़ी टेंशन या परेशानी है वो ये है कि इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। और अगर ये इन्फ्लेशन जो रूल बनाने वाली जो भी अथॉरिटीज हैं या जो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे आरबीआई होता है, गवर्नमेंट होती है, मिलकर कुछ अगर वो नहीं हुआ तो 23-24 में भयानक मंदी आने की आशंका है। तो आप ये बात समझिए कि अगर हम आज जिस दौर में गुजर रहे हैं, अगर हमने अपॉर्चुनिटी को ढंग से प्रोजेक्ट किया और प्लेस किया तो ये बात तो तय है कि ये जो बिजनेस है ये लीप एंड बाउंड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। मैं इनमें से कोई बात ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो मैं अपने मन से बोल रहा हूं। ये सारी वो बातें हैं जो एक्चुअली पब्लिश्ड हैं राइट नाउ, और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का समाधान ही बेसिकली एमवे के अंदर है। सोच के देखो ना, महंगाई रोकना, महंगाई तो 1975 की मूवीज में भी महंगाई मार गई वाले गाने थे और आज 2021 में भी वही हो रहा है। तो महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें उसने बहुत ही बढ़िया बात लिखी है कि दो चीजें निश्चित हैं, पहली है मौत और दूसरी है टैक्स। आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो तीसरी चीज क्या है? वो भी निश्चित है। इन सब दोनों चीजों से बच तब सकते हो, बच तो सकते ही नहीं, लेकिन इन दोनों चीजों का समाधान यही है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं, और आज हमारे पास वो सॉल्यूशंस हैं। सो अगर आप उनके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो आई एम 100% श्योर वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। और ये जो वक्त है, इस वक्त का फायदा उठाइए। 23, 24, 25 में जो आपको बड़ी बड़ी इकोनॉमिक जो समझ लीजिए कंसल्टिंग फर्म्स ने आपको जो बताया गया इंडिया के बारे में, तो निश्चित रूप से ग्रोथ तो होनी है, निश्चित रूप से इंडिया में पैसा तो आना ही है, निश्चित रूप से यहाँ की मार्केट डेवलप होनी है, और निश्चित रूप से ये बिजनेस अपने वो सारे मुकाम हासिल करने वाला है जिसके बारे में बहुत समय से बात हो रही थी। सो टेक योर राइट डिसीजन स्ट्रांगली, एंड आई एम श्योर 2022 और 2023 ये आपका होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नरेश जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा विजन दिया आपने 2031 तक का। एंड हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, आवाज क्लियर है। सो टाइम हो गया है और हम इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करेंगे, और यहाँ पर जिलोर एंड अब सभी यहाँ पर रुके रहेंगे। राम राकेश जी सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ चीजें आपके साथ, एंड हम ये जो रेगुलर मीटिंग है उसको यहीं पर समापन करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू राम राकेश जी। ओके ओके ओके।